नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, कहाँ परफॉर्म किया जाता है और क्यों परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। तो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट मतलब PIT किसी भी पाइल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये पाइल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये पाइल का एक टेस्ट हो गया। अब इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है, इससे हमको क्या पता चलता है, जो हम लोग जो टेस्ट करते हैं इससे हम लोगों को क्या पता चलता है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि हमारी जो पाइल है वो साउंड है या नहीं, मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक उसका शेप कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, या कैसा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा कि जब हम लोग पाइल की कास्टिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए हम लोग अब अंदर तो उतर नहीं सकते हैं, तो कहाँ पे कोई लूज मटेरियल है या कहीं पे कोई लेयर लूज़ है, कहीं से कोई फेस, कहीं पे कोई सरफेस कहीं पे लूज़ हो गई है, ये तो हमको पता चलता नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम लोग कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, मतलब जब हम लोग पाइल की कास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी उसके अंदर मिट्टी जो है सरफेस से निकल के गिर जाती है, कंक्रीट के ऊपर गिर जाती है। तो दोस्तों जो वो एरिया रहता है जहाँ पे मिट्टी गिर जाती है वो खोखला हो जाता है, मतलब वहाँ पे कंक्रीट तो हो नहीं पाता है। तो क्या होता है कि वो एक डिफेक्ट बन जाता है। तो हम लोग ये पता लगाने के लिए कि भाई वहाँ पे कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं हो गया, कोई वॉइड तो क्रिएट नहीं हो गया, वॉइड इन द सेंस कि वहाँ पे मिट्टी गिर गई तो वहाँ पे कंक्रीट नहीं हुआ है, ये सब हम लोग पता करते हैं। तीसरी चीज़ होती है नेकिंग। तो अब नेकिंग कहाँ पे बनती है, तो जब क्या होता है कि हम लोग जो हमारा केसिंग रहता है ना, जो हम लोग ऊपर में लगाते हैं मेटल केसिंग, जब हम लोग उसको निकालते हैं बाहर की तरफ, तो क्या होता है कि जब वो इम्प्रॉपरली निकाला जाता है या बहुत ही जल्दी निकाल दिया या फिर ऊपर नीचे हो गया कभी निकालने में, तो क्या होता है कि आसपास की मिट्टी या आसपास कुछ गिर जाता है, उसकी मिट्टी टाइप में कीचड़ वगैरह कुछ गिर गया हमारा निकालने में, या फिर अगर हमारी जो ऊपर की जो सोइल है वो थोड़ी लूज रह गई तो क्या होता है कि वो कंक्रीट में धंस जाती है ना। तो कंक्रीट में धंसती है तो अंदर की तरफ पाइल को खोखला बना देती है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हो। तो ये होती है नेकिंग। अब नेकिंग का जस्ट उल्टा होता है बल्जिंग। तो बल्जिंग नीचे में तो नहीं होती है, मतलब हार्ड स्टड आ जाता है, हार्ड मिट्टी आ जाती है, वहाँ पे तो नहीं होती है, लेकिन जो ऊपर की जो लूज सोइल है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पाइल के लिए बेड प्रिपेयर करते हैं या भी नहीं भी करते हैं तो भी लूज मटेरियल होने के कारण और कंक्रीट का प्रेशर पड़ने की वजह से कंक्रीट बाहर की तरफ फैल जाता है और उस मिट्टी को रिप्लेस कर देता है। तो क्या होता है कि कंक्रीट वहाँ से बल्ज हो जाता है ना। अब बल्जिंग क्या है कि एक अच्छी चीज़ है। बल्जिंग से क्या होता है कि जो हमारी पाइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि हमको ज़्यादा एरिया मिल जाता है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पाइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये जो सारे डिफेक्ट्स होते हैं इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करते हैं पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट। अब इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होंगे, तो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के मेजरली 3 इक्विपमेंट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होती है, यूँ कह सकते हैं हम लोग। एक तो होती है डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट, जिसमें हम लोग सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जैसे कि टेबलेट, है ना, कुछ भी हो सकता है वो सोर्स। या फिर क्या होता है कि अब अलग अलग तरीके की सारी डिवाइसेस आने लग गई है, कोई वायरलेस डिवाइस आ गई है, मतलब जैसे कि मोबाइल में भी काम करते हैं आजकल, है ना। तो मोबाइल में भी हम लोग डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर जो पुराना हमारा सिस्टम था जिसमें कि पूरा वायर लगा रहता था हमारा उस टेबलेट से, तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस आजकल आ गई है। तो कुल मिला के डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट है जिसमें हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेंसर, है ना। ये क्या करती है, जब भी हम लोग इम्पैक्ट मारते हैं तो उसको रिसीव करती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, है ना। ये एक डिवाइस होती है जो सारा डेटा कलेक्ट करती है। और तीसरी चीज़ होती है इम्पैक्ट सोर्स। इम्पैक्ट सोर्स मतलब क्या, मतलब कि हैमर। अब जब हम लोग इम्पैक्ट करते हैं पाइल के ऊपर तो उससे जो वेव जनरेट होती है वो ट्रांसड्यूसर के अंदर जाती है और वही फिर डेटा कलेक्ट करती है और टेबलेट को भेजती है ना, मतलब डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट को भेजती है। तो हैमर हो गया एक इम्पैक्ट सोर्स,
है ना। अब ये डिपेंड करता है इसका वेट, है ना, अलग अलग साइज के हिसाब से, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि कितने वेट का हम लोगों को हैमर मारना है। अब ये 1 kg का भी हो सकता है, ये 1.5 kg से लेके 6 kg तक का भी हो सकता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके की इक्विपमेंट्स मेनली यूज़ होती है। इसके अलावा एक वायरलेस डिटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब हम लोग टैबलेट यूज़ करते हैं, जो हम वायरलेस टैबलेट जो यूज़ करते हैं ना, जो ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट नहीं रहता है, तब हम लोग वायरलेस डिटेक्टर यूज़ करते हैं। ये कुछ डिवाइसेस होती है जिनसे हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ट्रांसड्यूसर रहता है उसको हम लोग वायरलेस डिटेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, अगर हमारे पास में है तो। नहीं तो क्या होता है कि डायरेक्टली टेबलेट से ही कनेक्ट होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। जब वायरलेस डिटेक्टर रहता है तो हम लोग ट्रांसड्यूसर को उससे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में ट्रांसड्यूसर में हम लोग या तो हम लोग ल्यूब्रिकेशन लगाते हैं कोई भी, जैसे कि वेस्लिन हो गया, या फिर हम लोग लगा सकते हैं वैक्स, ठीक है, और हम लोग पुट्टी भी लगा सकते हैं। ये क्या करता है कि जो कंक्रीट रहता है और जो ट्रांसड्यूसर रहता है उसके बीच में एक स्मूथ कनेक्शन बना देता है, ताकि जो हमारा डेटा है वो सही से रिकॉर्ड हो। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो ये ट्रांसड्यूसर है इसको हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं। जो हमारा पाइल होता है उस पर हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं। अगर हमारा पाइल का डायमीटर 500 mm से कम है तो हम लोग सेंटर में प्लेस करते हैं इसको, ट्रांसड्यूसर को, ठीक है। और अगर 500 mm से ज़्यादा है ना, इन द केस जैसे कि मान लीजिए कि 1200 mm का हमारा पाइल का डाया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर में नहीं प्लेस करते हैं और 3 जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं, अलग अलग जगह पे, ठीक है। क्योंकि बड़ी पाइल में डिफेक्ट हम लोग एक जगह रख के नहीं पता कर सकते, हो सकता है कि साइड में कोई डिफेक्ट हो, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा रीडिंग्स लेनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा जगह पे हम लोगों को सैंपल लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग कि हैमर से ब्लो करते हैं। हैमर से ब्लो करने के कारण जो वेव जनरेट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से ट्रांसड्यूसर में आती है और एक ग्राफ जनरेट करती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग 4-5 ब्लो मार के या 6 ब्लो मार के, जितने भी हम लोग उसमें सेट करते हैं, हम लोगों को सारे सॉफ्टवेयर में हम लोगों को सेट करने पड़ती है, सारा डेटा हम लोगों को उसमें सेट करना पड़ता है पहले, कि साइट कौन सी है, मतलब चेनेज कौन सा है, उसके अलावा पाइल नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो उसमें हम लोग सब लिखते हैं कि हम लोगों को स्पीड क्या चाहिए, है ना। उसमें वेव स्पीड होती है, मतलब 3600 से लेके और 4400 या इसके आसपास तक कोई वेव स्पीड होती है। तो उस हिसाब से हम लोग उसमें सारी सेटिंग करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये काम करते हैं वो ये सारी सेटिंग्स करते हैं, और उसके बाद में डेटा कलेक्ट करते हैं ना, नंबर ऑफ ब्लोज कितने मारने हैं हमको, तो उस हिसाब से तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक एवरेज डेटा जो है वो जनरेट होता है। तो जब ये पूरा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये ग्राफ से हम लोगों को पता चलता है कि कहीं पे क्रैक तो नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, उसमें बल्जिंग तो नहीं हो गई है, या उसमें नेकिंग तो नहीं हो गई है ना, या उसमें कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं आ गया है ना, या फिर हमारा जो पाइल है वो ओके है या नहीं। ये सारी चीज़ ग्राफ से पता चलती है। तो अलग अलग तरीके के ग्राफ्स जनरेट होते हैं। इन ग्राफ्स की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें पता करते हैं, है ना। ये इन ग्राफ्स की मदद से ही पता चलेगी, है ना। अलग अलग तरीके के ग्राफ जनरेट होते हैं, तो हर एक ग्राफ का एक अलग मीनिंग होता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको ये पता कर सकते हैं। जैसे कि नेकिंग के लिए कोई एक अलग ग्राफ जनरेट होगा, है ना, वैसे बल्जिंग के लिए ही एक अलग ग्राफ जनरेट होता है। वो जो लोग रहते हैं जो टेस्ट करते हैं उनको सब पता रहता है कि जिस तरीके का ग्राफ बनेगा तो उसमें क्या डिफेक्ट आया है या नहीं, ये सारी चीज़ें उनको पता पड़ती है, ठीक है ना। तो जो एजेंसीज रहती हैं, अलग अलग एजेंसीज, वो इनको परफॉर्म करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सिविल ज्ञान।